हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द साइंस पाठशाला। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम फसल, उसका उत्पादन एवं उसके प्रबंध के बारे में जानेंगे और इसमें हम देखेंगे फसल क्या होती है, खेतीबाड़ी की पद्धतियाँ क्या हैं, खेतीबाड़ी करते हुए क्या क्या कार्य किसान को करने पड़ते हैं, अनाज का प्रबंधन किस प्रकार होता है। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। तो वहां पर उन्होंने जब वो औजार देखे तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि फसल की जरूरत हमें क्यों है। तो आप सभी जानते हैं कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हम अपना भोजन पौधों या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अनाजें, दालें, फल, सब्जियां हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। तो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है पादप। हमने पीछे की कक्षा में भी पढ़ा था हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और जो मनुष्य होते हैं वो पौधों या फिर जो पौधे खाने वाले जंतु होते हैं उनके ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। जो सजीव होते हैं उनको अपने विभिन्न कार्य करने के लिए, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो भोजन के नियमित उत्पादन, उसके वितरण एवं उसके प्रबंधन के द्वारा हम सभी को भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सकें, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। पहले के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में कबीलों में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और फिर भोजन के लिए उन्होंने जंतु का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार जो कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो फसल का क्या अर्थ होता है कि जब एक बड़े क्षेत्र पर एक ही किस्म के अनेक पौधे लगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें अन्न, सब्जियां और फल शामिल होते हैं, और हम फसलों को उनके मौसम के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक दूसरे से क्षेत्र से भिन्न है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। और जो खरीफ की फसल में मुख्यतः धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। अलसी जो है वो इसके उदाहरण है। रबी की फसल में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, जिसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों के अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो खरीफ की फसल की जो बुआई है वो वर्षा ऋतु की शुरुआत में की जाती है, और वर्षा ऋतु मेनली हमारे यहाँ जून जुलाई के आसपास होती है,
फसल होती है, इनकी कटाई जो है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास की जाती है। इसमें आते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली इत्यादि। रबी की फसल की बुआई शीत ऋतु के स्टार्टिंग में की जाती है, जो मैंने नवंबर दिसंबर के मंथ में होती है। रबी की फसल में चना, मटर, सरसों, अलसी, गेहूँ इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियाँ निम्न प्रकार हैं। मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, फिर उसमें खाद एवं उर्वरक देना, उसके बाद सिंचाई, उसके बाद खरपतवार से फसल की सुरक्षा, फिर फसल की कटाई और उसके बाद अनाज का भंडारण। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। तो फसल उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है। तो मिट्टी तैयार करने में क्या आता है कि उसको मिट्टी को पलटा जाता है तथा इससे पोला बनाया जाता है, जिससे जब हम खेती करते हैं तो जो अनाज की जड़ें होती है वो भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। और अगर जब मिट्टी पोली होती है उसके अंदर गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। मिट्टी में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो मिट्टी को पोला करने में उनकी मदद मिलते हैं तथा ह्यूमस को बनाते हैं। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत की कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे में वृद्धि में सहायक है, इसे उल्टने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उल्टना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि फसल उत्पादन करने के लिए मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटा जाता है और उसे पोला बनाया जाता है, जिससे जो जड़ें हैं वो भूमि में गहराई तक जा सकें। मिट्टी में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन करती हैं, क्योंकि जो पोली मिट्टी है वो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। और सूक्ष्म जीवों में जैसे केंचुआ है तो किसान का परम मित्र है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी को पलटकर पोला बनाते हैं, वो उसके ह्यूमस बनाते हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में होते हैं, जो जीवों द्वारा गठित किए जाते हैं। क्रम में जो मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक है वो मिट्टी में मिल जाते हैं और यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मिट्टी को उल्टने, पलटने और पोला करने से जो पोषक पदार्थ है वह ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उल्टना, पलटना मिट्टी को उल्टने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ा है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाता है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो मिट्टी को उल्टने, पलटने या फिर पोला करने की जो प्रोसेस है उसको जुताई कहते हैं। जुताई हल चला कर करते हैं। लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। अगर मिट्टी सूखी है तो जुताई करने से पहले उसमें पानी की आवश्यकता पड़ सकती है। और जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है और यह खेत को समतल करने का जो कार्य है वो पाटल द्वारा किया जाता है। जुताई से पहले कभी कभी खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय जो खाद है वो मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है।
तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई की प्रोसेस को हल के द्वारा करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। मिट्टी सूखी है तो जुताई से पहले पानी की आवश्यकता होती है। और जुते हुए खेत में क्या होता है कि मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं जिन्हें पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को पाटल के द्वारा समतल किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद दी जाती है ताकि जब जुताई हो उस वक्त जो है वो मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाए। कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है ताकि जब जुताई हो तो उस वक्त जो खाद है वो मिट्टी में आसानी से मिल सके। कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। पहला कृषि औजार है हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद या उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह ले रहे हैं। यहाँ पर ये हल का चित्र दिखाया हुआ है। जो ये लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती है इसको फाल कहते हैं। हल शेफ्ट हल का मुख्य भाग होता है। इसके एक सिरे पर तो हैंडल होता है, दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है और ये जो जोत का डंडा है इसको बैलों की गर्दन पे रखा जाता है। नेक्स्ट कृषि औजार है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मूड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट कृषि औजार है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। यहाँ पर हमने 3 प्रकार के कृषि औजार पढ़े हैं जिसमें सबसे पहले हमने हल के बारे में पढ़ा कि हल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, उर्वरक मिलाने और खरपतवार को निकालने, मिट्टी को खुरचने में किया जाता है। फिर कुदाली का उपयोग मिट्टी को पोला बनाने व उसमें से खरपतवार निकालने में किया जाता है। और कल्टीवेटर के द्वारा समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन कर अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता दी जाती है। एक्टिविटी 1.1। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षी द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। आधुनिक समय में बुआई ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल द्वारा होती है। इसमें बीजों के बीच समान दूरी और गहराई बनी रहती है और जो बीज हैं वो मिट्टी के द्वारा ढक दिए जाते हैं जिसकी वजह से बीजों को पक्षी द्वारा या जानवर द्वारा नहीं खाया जाता। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं?
धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पीय पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि पौधों को छोटे छोटे थैलों में इसीलिए रखा जाता है ताकि पौध तैयार हो जाए तो उन्हें खेतों में रोपित किया जा सके। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। पौधों के अधिक घनेपन को रोकने के लिए जो बीज होते हैं उनके बीच उचित दूरी होना आवश्यक है। पौधों के बीच उचित दूरी होगी तो पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होंगे। खाद एवं उर्वरक मिलाना, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। कि मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ खाद या उर्वरक कहलाते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो जब पौधों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाती तो उसकी वजह से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, और जिन पौधों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिलती है वो अच्छी तरह से उगते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है, और इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं, और यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। मिट्टी में अनेक महत्वपूर्ण पोषक तत्व, खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं जो मिट्टी द्वारा फसल को मिलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पर कई बार क्या होता है, किसान एक खेत में एक के बाद एक फसल उगाता रहता है और खेत खाली नहीं रखे जाते, जिसकी वजह से मिट्टी में पोषकों की कमी हो जाती है। पोषकों की पूर्ति करने के लिए किसान उसमें खाद देता है, और ये जो प्रोसेस है वो खाद देना कहलाती है। अपर्याप्त खाद देने की वजह से फसल या जो पौधे हैं वो कमजोर रह जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। पौधों या जंतु के अपशिष्ट द्वारा खाद प्राप्त होती है। खाद एक जैविक पदार्थ है। खाद प्राप्त करने के लिए किसान जो पादप या जंतु उनके अपशिष्ट होते हैं उनको एक गड्ढे में डाल देते हैं, और फिर उनका अपघटन होने के लिए उन्हें गड्ढे में खुले में छोड़ देते हैं, और ये अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। एक्टिविटी 1.2, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित बीज छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, इन पर ए, बी एवं सी निशान लगाइए। ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन से गिलास में होगी? तो गिलास बी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि उसमें यूरिया मिलाया हुआ है। फिर उसके बाद गिलास ए में, और सबसे कम गिलास सी में। यहाँ पर खाद एवं उर्वरक के साथ पौधे की वृद्धि दिखाई हुई है, जिसमें गिलास बी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, उसके बाद ए में, और सबसे कम सी में। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास और एनपीके, जिसके फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए।
खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में भी सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया कि उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम वगैरह फैक्ट्रियों में उत्पादित किए जाते हैं। इनके उपयोग से फसल की उपज तो अच्छी होती है, परंतु जो मिट्टी की उर्वरता है उसमें कमी आ जाती है। तो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए या तो एक फसल, दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए अथवा जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल की जो अवशोषण क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। मिट्टी में सभी जो पोषक होते हैं उनकी भी पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति करने का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं के रूप में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है फसल चक्रण। इसमें फसलों को एकांतर क्रम में उगाया जाता है। पहले एक किस्म की फसल जो है उसको एक ऋतु में उगाते हैं, फिर दूसरी किस्म की फसल को दूसरी ऋतु में उगाते हैं। इसके द्वारा नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती और खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में हुमस प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है कि पौधे की ग्रोथ में जल का इम्पोर्टेंट रोल है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। कि जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है और जल के साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, अतः जल आवश्यक है क्योंकि जो बीज होते हैं उनका अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। कि जल में घुले हुए जो पोषक हैं उनका स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता रहेगा। जैसे जैसे जल पौधे के भाग में स्थानांतरित होगा, वैसे वैसे जो जल में घुले हुए पोषक हैं वो भी पौधे में स्थानांतरित होंगे। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। जो जल होता है ये फसल की सर्दी और गर्मी लू में रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। अगर स्वस्थ फसल चाहिए और एक अच्छी फसल की वृद्धि चाहिए तो मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। कि एक निश्चित अंतराल पर एक निश्चित समय पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? तो बिल्कुल सही है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि मिट्टी में पानी होता है वो जल वाष्प के द्वारा भाप बनकर उड़ जाता है और पौधे को पानी की आवश्यकता अधिक हो जाती है। सिंचाई के स्रोत। कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष हैं। इन पारंपरिक तरीके निम्न हैं: मोट या घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र। यहाँ पर ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके दिखाए हुए हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है।
पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है और पंप को चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न हैं। छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है कि जो छिड़काव तंत्र है उसका उस भूमि के लिए उपयोग किया जाता है जो समतल ना होकर उबड़ खाबड़ होती है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। छिड़काव तंत्र का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इसमें ऊर्ध्व पाइपों पर नोजल लगे हुए होते हैं और नोजल से पाइप पंप की सहायता से बाहर भेजा जाता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो और इसका छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती और अन्य फसलों के लिए किया जाता है। ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ड्रिप सिस्टम में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, जिसकी वजह से जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता और जल की कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिस्टम का मेनली यूज किया जाता है। खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए। उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित होते हैं, इनको खरपतवार कहते हैं। कई बार क्या होता है कि खेत में जब फसल उगाई जाती है तो उसके फसल के साथ में कई इस प्रकार के पौधे भी उग आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ये जो अवांछित पौधे होते हैं इनको खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं एवं तथा कुछ मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं क्योंकि ये जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा फसलों से रखते हैं। खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं और कुछ खरपतवार विषैले होते हैं जो मनुष्य एवं जंतु दोनों के लिए घातक होते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान फसल उगाने से पहले खेत को जोतता है, जिसकी वजह से खरपतवार को उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। तो खेत को जोतने से खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर भी समय समय पर हटा दिया जाता है। खरपतवार को हटाने का कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। कि खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? कुल खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है, अतः छिड़काव करते समय व्यक्ति को अपने नाक एवं मुंह अच्छी तरह ढक लेने चाहिए। खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है।
फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कि फसल को काटने की जो प्रोसेस है उसको कटाई कहते हैं। कटाई में या तो पौधे को खींचकर उखाड़ते हैं अथवा उसको ज़मीन के पास से काट लेते हैं। एक फसल को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। फसल को काटने में उपयोग किए जाने वाले औजारों में है दरांती और हार्वेस्टर। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। जो फसल काटी जाती है उसके बीज या दाने को भूसे से अलग करना होता है और ये प्रोसेस थ्रेशिंग कहलाती है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग करते हैं। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। कटाई पर्व 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्ह एवं बिहू जुड़े हुए हैं। तो कटाई पर्व को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह फसल के पकने के बाद उसे काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। भारत में कटाई पर्व विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जैसे कि पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्ह एवं बिहू। ये पर्व खुशी और उल्लास का प्रतीक होते हैं और पारंपरिक रूप से नाच गाने, भोजन और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों से मनाए जाते हैं। भंडारण उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को बीजों को धूप में सुखाना चाहिए। कि जब फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद अनाज का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसके लिए उनको सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे सुरक्षित रखना होगा और नमी से फसल को बचाने के लिए इसे धूप में सुखाकर फिर इसका स्टोरेज किया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं। जो किसान होते हैं वो अपनी फसल उत्पाद जो इनका भंडारण या तो जूट के बोरे होते हैं अथवा धातु के बड़े पात्र, जिनको बिन्स बोलते हैं, में करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो अथवा भंडार गृह में किया जाता है। कि जो बीज होते हैं उनका बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। घरों में अनाज के भंडारण के लिए नीम की सूखी पत्तियां उनका उपयोग किया जाता है और बड़े भंडार गृह होते हैं उनमें अनाज को सुरक्षित रखने के लिए पीड़क या फिर जो सूक्ष्म जीवनाशी होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इनका रासायनिक उपचार है। जंतुओं से भोजन खाद्य पदार्थ स्रोत दूध है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी से मिलता है। फिर अंडा आ गया तो वह हमें मुर्गी से मिलता है। उसके बाद जैसे मछली है तो उसको भी समुद्र तटीय जो लोग होते हैं वो आहार के रूप में लेते हैं। खाने की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण कौन से हैं, जिसमें बीजों का चयन किया जाता है, बुआई इत्यादि हैं। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है और जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लिवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य
अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें रबी और खरीफ की फसल है। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। अभ्यास: उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले है, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है, जिसमें मिट्टी को पोला बनाया जाता है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए एवं कॉलम बी का मिलान। तो खरीफ की फसल धान एवं मक्का, रबी की फसल गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक हैं यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल में हमने अभी पीछे पढ़ा है धान एवं मक्का। रबी की फसल गेहूं, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को पलटना, उसको पोला बनाना, जिससे कि जो मिट्टी का जो पोषक तत्व जो मिट्टी में दबे हुए होते हैं वो ऊपर आ जाएं, तो इसको मिट्टी तैयार करना बोलते हैं। फिर बुआई, तो बुआई में अच्छी गुणवत्ता व उपज वाले स्वस्थ और जो साफ बीज होते हैं उनको बोने की प्रोसेस बुआई कहलाती है। निराई में अवांछित पौधों को हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है, जिसमें खरपतवार को खरपतवारनाशी द्वारा अथवा हाथों से या फिर उसको भूमि की सतह से उखाड़ा जाता है। फिर थ्रेसिंग में दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रोसेस है वो थ्रेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं और खाद पादप और जंतु के अपशिष्ट होते हैं उनसे तैयार किए जाते हैं। उर्वरक में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं और खाद में पोषक तत्वों की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है और इसकी 2 विधियां हैं। एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसमें नोजल के द्वारा पानी दिया जाता है, और सेकंड है ड्रिप सिस्टम, जिसमें बूंद बूंद करके पानी जो फसल होती है उसकी जड़ों में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है गेहूं ठंडे मौसम की फसल है और जो खरीफ की फसल है वो बारिश के मौसम में उगाई जाती है। अगर गेहूं की फसल को बारिश के मौसम में उगाएंगे तो इसकी पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा, कि वृद्धि है वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की जो पोषक तत्व है वो समाप्त हो जाते हैं, मिट्टी की उर्वरकता है वो भी समाप्त हो जाती है। पर क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। फसल के साथ में जो अवांछित पौधे उगाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं, जो कि विषैले प्रकृति के भी होते हैं, जो मानव और पशु के लिए हानिकारक होते हैं। फसल की वृद्धि पर भी ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशी जैसे कि 2,4-D का उपयोग करके हम खरपतवार नाशी को हटा सकते हैं, अथवा निराई के द्वारा भी हम खरपतवार नाशी पर नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार कीजिए। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, जिसमें मिट्टी को पोला बनाया जाता है, जिससे जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी के ऊपर आ जाएं। फिर उसके बाद है बुआई करना। फिर इसके बाद खाद या उर्वरक देना, जिससे कि पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए।
उसके बाद सिंचाई, फिर जुताई करना जिसमें जो खरपतवारों का नाश किया जाता है, उसके बाद कटाई और फिर फसल को चीनी मिल में भेजना और उसका भंडारण करना। तो इस प्रकार जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था कृषि उत्पादन एवं प्रबंध वो कंप्लीट हो गया है और उसे हमने अच्छे से डिस्कस भी किया। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।